जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। वीडियो गाइस बहुत खास होने वाला है। आप सभी को पता है हम अपनी एनटीपीसी की प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं और हम अब तक के जो अपने प्रैक्टिस सेट थे वो हम यहाँ पे 17 प्रैक्टिस सेट जो है वो सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, और ये आज हमारा 18वां प्रैक्टिस सेट होगा जो कि हम एनटीपीसी के लिए यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी करें हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन तरीके से हर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इनके नोट्स नहीं बना रहे हो ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। जो चीज़ आपको नहीं आती है उनके नोट्स बनाओ। ये क्वेश्चन वही हैं जो आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से आप लोग बने रहिएगा। हर प्रैक्टिस सेट आपको मैं जब तक पेपर नहीं होता जब तक प्रैक्टिस सेट देता रहूँगा। और आप सभी को पता है यूपी पुलिस में वैकेंसी आ चुकी हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए भी एक प्रैक्टिस सेट शुरू करने की सोच रहे हैं जिसमें हम जीके क्वेश्चन यूपी जीके क्वेश्चन भी रखेंगे, मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन भी रखेंगे और यहाँ पे हम अपना जो वैसे क्वेश्चन है वो तो हमारे चलेंगे। तो लगभग 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट वो भी हमारा रहने वाला है। ठीक है, तो गाइस बस इतना ही आपको करना है और ज़्यादा कुछ करना है नहीं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो को बिना देरी किए। ठीक है, ओके। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये हो जाता है। तो एनटीपीसी का हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 18 यहाँ पे हो जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है। न्यायिक अंग मतलब समझते हो ना आप, जो जुडिशियल ऑर्गन है, जैसे जो हमारा भारत में जुडिशियल ऑर्गन जो आपको न्याय दिलाता है। ठीक है, तो हेग में है, वियना में है, न्यूयॉर्क में है, फिर जिनेवा में है। तो आप सभी को पता है बहुत अच्छे से कि सर वो कहाँ पर है। वो सर वियना में हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है वो सर? वियना के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो वियना यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है तो अब देखो वियना के अंदर वो हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया वियना, सॉरी वो हेग में है सर, हेग में। ऑप्शन नंबर ए है। दाएं आपको पता है ना जो हमारा यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, उसके हमारे 6 अंग हैं, उसमें से एक हमारा जो न्यायिक अंग है वो भी हो जाता है नीदरलैंड के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हेग के अंदर ये स्थित हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष कार्यकाल के लिए चुने गए। ठीक है, 15 न्यायाधीशों से बना हुआ है। इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं सर? तो इसमें 15 जो है वो जज यहाँ पर होते हैं। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। मुख्यालय जो है इसका अब देखो कुछ मुख्यालय हैं जो हमको इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका कहाँ पर है सर? जिनेवा के अंदर हो जाता है। हमारी जो महासभा है ना, जो हमारा यूएन का एक अंग है, वो उसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर हो जाता है? न्यूयॉर्क के अंदर हो जाता है। और जो सुरक्षा परिषद है वो भी न्यूयॉर्क के अंदर है। आर्थिक और सामाजिक परिषद न्यूयॉर्क के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन जो है ये वियना में है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद का आप ध्यान रखना वियना के अंदर हो जाता है। और जो हमारा WHO का वो जिनेवा में हो जाता है। और जो हमारा जुडिशल है उसका हेग में हो जाता है। तो 3 जो है वो अलग है, बाकी सारे के सारे हमारे 3 न्यूयॉर्क के अंदर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में सेकंड कह रहा है सर राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, एक क्या है? एक राजनीतिक संघ है, एक आर्थिक संघ है, एक मानवाधिकार संघ है, या फिर एक सामाजिक संगठन है? तो क्या है गाइज वो एक जो कॉमनवेल्थ है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो उसको बोलते हैं सर, ये एक राजनीतिक तंत्र है। क्या है? राजनीतिक संघ है। यहाँ पर पॉलिटिकल संघ हो जाता है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे सर इसमें 54 सदस्य हैं। ये जो हमारा कॉमनवेल्थ है इसमें कितने देश है सर? इसमें 54 देशों से ये बना हुआ है और एक अंतर सरकारी संगठन है ये। इनमें से अधिकांशतः पूर्व में ब्रिटिश उपनिवेश थे, यानी कि ऐसे देश हैं ज़्यादातर इसमें 54 में से 54 देशों में से जिन पर जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पर राज कर चुके हैं। ठीक है, अपना उनको गुलाम बना चुके हैं। उनमें से हमारा देश भारत भी है। दिसंबर 1931 में इसका मुख्यालय जो है लंदन यूनाइटेड किंगडम में हो जाता है। कहाँ पर है सर? लंदन में इसका मुख्यालय हो जाता है। और जो कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई थी वो 1931 के अंदर के हुई थी। ठीक है 11 दिसंबर 1931 को। तो ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे को क्वेश्चन हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं सर। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ना? भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है सर? मुंबई, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम या फिर हैदराबाद? तो भारत में भी परमाणु ऊर्जा आयोग है जिसका जो हमारा हेडक्वार्टर हो जाता है वो मुंबई के अंदर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1948 में की गई थी। ध्यान रखना, ये 1948 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। भारत में इसके 5 अनुसंधान केंद्र हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कि बार्क के नाम से हम जानते हैं, BARC। कितने हैं सर? BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च है ना यहाँ पर सेंटर। और उसके बाद हमारा देखो ट्रम्बे जो है वो मुंबई में हो जाता है। ट्रम्बे है ना, बार्क कहाँ पर है? ट्रम्बे मुंबई में हो जाता है। BARC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है।
इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पे कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर हो जाता है। तो बार्क मुंबई में है, इंदिरा गांधी तमिलनाडु में है। राज रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र, जिसको RR कैट बोलते हैं, राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र, ये इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर हो जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर सर, एक हमारा मुंबई में हो जाता है, दूसरा जो है हमारा कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर हो जाता है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, और तीसरा हमारा इंदौर मध्य प्रदेश में हो जाता है, MP में हो जाता है। तो एक महाराष्ट्र में है, कौन सा है सर, ट्राम्बे। तमिलनाडु में कौन सा है सर, इंदिरा गांधी है ना। मध्य प्रदेश में कौन सा है, राजा रमन्ना। और उसके बाद बात करते हैं वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, ये कोलकाता के अंदर हो जाता है। ये कहाँ पर है सर, पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सर, उसके बाद आता है हमारा, देखिए, परमाणु खनिज खोज एवं अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में। परमाणु खनिज की बात करेंगे सर, तो हैदराबाद में है, यानी कि वो तेलंगाना के अंदर हो जाता है। ठीक है, कहाँ पर है सर, वो हमारा तेलंगाना के अंदर हो जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद परमाणु ऊर्जा विभाग जो DEA है, कि इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। तो मैंने आपको बता दी सर, पाँचों के पाँच। जो BARC है वो महाराष्ट्र के अंदर हो जाता है। इंदिरा गांधी हमारा तमिलनाडु कहाँ पर है, कलपक्कम के अंदर है। मध्य प्रदेश में राजा रमन्ना है। और पश्चिम बंगाल में कौन सा है सर, हमारा वेरिएबल, यानी कि जिसको बोलते हैं VECC, वेरिएबल कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। और जो हमारा यहाँ पर तेलंगाना आंध्र प्रदेश में हो जाता है, वो परमाणु खनिज वाला हो जाता है। ठीक है, आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज, है ना। यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ट्यूरिन, बर्लिन, लंदन या फिर वॉशिंगटन DC। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूरिन में इसका जो हमारा मुख्यालय है वो स्थित यहाँ पे हो जाता है, इटली में है। ट्यूरिन कहाँ पर है सर, इटली में। ऑप्शन नंबर A मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ओके। तो ये स्टाफ कॉलेज है, यूनाइटेड नेशन का स्टाफ कॉलेज, जो कि ट्यूरिन इटली के अंदर हो जाता है। यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज UNSSC की स्थापना 1 जनवरी 2002 को हुई थी। तो इस जो ये स्टाफ कॉलेज है, इसकी स्थापना सर 2002 को यानी कि 2002 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था सर, सीखने के लिए, प्रशिक्षण और ज्ञान प्रसार, इनके सब के लिए इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके 2 परिसर हैं, एक तो ट्यूरिन और दूसरा बोन, जर्मनी में हो जाता है। तो पहला तो ट्यूरिन में है और दूसरा कहाँ पर है सर, बोन, जर्मनी के अंदर इसका दूसरा जो है वो हो जाता है। दूसरी ब्रांच इसकी कहाँ पर है, बोन, जर्मनी में हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखना, जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज है वो ट्यूरिन के अंदर है और एक ब्रांच इसकी बोन में है। इसकी स्थापना 2002 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, UNIDO की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। UNIDO की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था 1985 में, 1966 में, 1975 में, 1970 में। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर C, 1966 में UNIDO की स्थापना की गई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सर? तो इसकी फुल फॉर्म होती है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें आपको देखो UN तो सेम ही है, बस इसमें आप ID को याद रखना है। I से इंडस्ट्रियल और D से डेवलपमेंट और O से ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ID याद रखना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1966 के अंदर हो जाती है। ठीक, ओके। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNIDO की स्थापना के लिए प्रस्ताव जो है वो कब पारित किया गया था? ये तो कुछ ये शायद डेट यहाँ पे गलत है भाई, जिसको हम याद, इसको काट ही दो इधर लाइन, है ना। चलिए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका मुख्यालय हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सर 6 वाला। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता, अबू धाबी, जेद्दाह और सिंगापुर। तो नवीकरणीय ऊर्जा की बात करेंगे हम, तो कहाँ पर स्थित है कीजिए, हमारा ध्यान रखिएगा, अबू धाबी के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर B मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है, अबू धाबी में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण IRENA, ठीक है, IRENA एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे सहयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया गया है। उन्नत जानकारी और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और सतत उपयोग को बढ़ावा देने यह संयुक्त राष्ट्र का एक आधिकारिक पर्यवेक्षक है। इसकी स्थापना 2009 को हुई थी। तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप याद मत करो, बस इतना याद रखो यहाँ पे कि जो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा
अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर, नवीकरणीय ऊर्जा की बात करेंगे तो सर वो अबू धाबी के अंदर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 देखेंगे। 7 क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी, है ना। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब यहाँ पर हुई थी, ये आपको बताना है। आरआरबी एनटीपीसी के सारे सवाल हम कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एनटीपीसी में ना पूछा गया हो। 1995, 1960, 1945, 1965। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 1965, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, 1965 में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूएनडीपी एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी जिसका कार्य देशों की गरीबी खत्म करने और सतत आर्थिक विकास और मानव विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करना है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक है ना। इकोसोक भी जो है इसका कभी कभी नाम हमसे वो पूछ लेता है कि इकोसोक जो बताइए क्या है, तो ये इकोसोक भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यूएनडीपी की स्थापना 1965 के अंदर होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताइए। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताएंगे सर, बीआईएस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बीआईएस का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। बीआईएस का मतलब भारतीय मानक ब्यूरो है। बीआईएस वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था। बीआईएस में के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो बीआईएस के बारे में आपको बताना था, तो इसका सी आंसर हो जाएगा, ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बीआईएस वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था, ये गलत है। सबसे पहले आपको बीआईएस की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो भारतीय मानक ब्यूरो क्या है सर, भारतीय मानक ब्यूरो, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, चलिए, भारतीय मानक ब्यूरो इसकी फुल फॉर्म है। भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है ये, और भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों की जानकारी ये यहाँ पर रखता है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1986 का जो एक्ट आया था उससे इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखना। 1986 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है। ठीक है सर, ओके। भारतीय मानक ब्यूरो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और 5 क्षेत्रीय कार्यालय इसके यहाँ पर हो जाते हैं, ये भी सही है पॉइंट इसका। और बीआईएस का मतलब ये भी सही है, और बीआईएस का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी सही है। ठीक है, ओके। तो 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके। पहला देखिए कोलकाता में हो जाता है जो पूर्वी कार्यालय है, फिर चेन्नई में दक्षिण वाला हो जाता है, मुंबई में पश्चिम वाला हो जाता है, चंडीगढ़ में उत्तरी हो जाता है, और दिल्ली में मध्य हो जाता है। ठीक है, ओके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात थी जो मैंने आपको बताई है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे सर, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1987 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थापित किया गया था, है ना। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन इसके फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, काठमांडू, नई दिल्ली, इस्लामाबाद या फिर ढाका। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसकी जो स्थापना हुई थी वो काठमांडू के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, काठमांडू। ध्यान रखिएगा, सार्क की जो स्थापना हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 को होती है, और बांग्लादेश में इसका क्या है, मुख्यालय हो जाता है। 1985 को इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखना। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में, सार्क की स्थापना 85 में। ठीक है, इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है सर। और इसमें सदस्य कौन कौन है सर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी सर, अंग्रेजी हो जाती है। ठीक है सर, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा सर अगला हो जाएगा, देखिए 10 वाला क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि सर किस संगठन को अ चाइल्ड ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है, अ चाइल्ड ऑफ वॉर। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशंस है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, या फिर यूएनओ है। तो चाइल्ड ऑफ वॉर के नाम से हम किसे जानते हैं बताएंगे सर। तो हम जो लीग ऑफ नेशन है इसको किसके नाम से सर, चाइल्ड ऑफ वॉर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है सर, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये जब हमारा विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद इसको यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, ओके। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा के अंदर हो जाता है। ध्यान रखना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है सर, जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय हो जाता है। ओके, चलिए। अच्छा, यूनिसेफ के बारे में कुछ पता है क्या आपको।
ये भी बाल कोष से ही रिलेटेड है, ध्यान रखना। इसकी जो गठन है वो 1946 में हुआ था, यूनिसेफ का। यूनिसेफ के बारे में ध्यान रखना, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, यूनिसेफ की स्थापना 1946 में। और इसका जो हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क के अंदर हो जाता है यूनिसेफ का। यूएनओ के बारे में आपको पता ही, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है सर, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? धान की बात करेंगे तो धान के बारे में तो आप सबको पता है सर, चावल का कटोरा कटक, चावल का कटोरा कटक, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चावल का कटोरा कटक है। तो कटक कहाँ पर है सर? उड़ीसा में है। अब देखो ध्यान से, मैं आपको एक क्वेश्चन कराया था मैंने कि किस राजनेता का संबंध कटक उड़ीसा से है? बताओ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, है ना, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या इनमें से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, जो मैंने आपको कराया था, बताना, ठीक है। तो कटक उड़ीसा में इसका मुख्यालय हो जाता है, ठीक है। किस शहर को कहा जाता है? कटक को कहा जाता है। अगर मैं और कुछ अनुसंधानों की बात करता हूँ जो आपको मैं बताता हूँ, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। इसको ऐसे याद कर सकते हो, जो किसान है वो सारे के सारे दिल्ली में ही जाते हैं। और राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान ये कानपुर के अंदर है, चीनी कानपुर के अंदर है, ठीक है। तो अगर जैसे किसी को डायबिटीज़ है, उससे मना करो ना कि चीनी मत खाओ, तो उसके कान पे जूं नहीं रेंगती है बिल्कुल भी, है ना। तो चीनी कहाँ पर है सर? कानपुर में हो जाती है। और आलू की बात करेंगे, आलू अनुसंधान केंद्र वो शिमला में हो जाता है। तो कैसे याद करा था हमने वो, कि आलू शिमला मिर्च के साथ ही अच्छा लगता है। केंद्र नारियल की बात करेंगे तो नारियल तो कासरगोड में है ही, आपको पता है ना। नारियल वाला कहाँ पर है सर? कासरगोड केरल में है, क्योंकि केरल में ही सबसे ज़्यादा नारियल होते हैं, ध्यान रखिएगा। और डेयरी की बात करेंगे तो डेयरी, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा दूध हरियाणा में होता है, क्योंकि वहाँ पर भैंसें या गाय ज़्यादा पाली जाती हैं, तो दूध में भी सबसे ज़्यादा होगा। तो करनाल हरियाणा में उसका क्या हो जाता है? अनुसंधान हो जाता है। तम्बाकू तो सर राजमुंदरी है, आंध्र प्रदेश में ही, है ना। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पणजी गोवा के अंदर हो जाता है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान, है ना। तो आपको पता है, आपको अगर समुद्र में जाना है यार कि बीच पे जाना है, तो आप गोवा ही जाना प्रेफर करोगे। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा पणजी के अंदर हो जाता है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान सर ये कोलकाता में है ना। जूट की बात करेंगे तो सर ये कोलकाता के अंदर हो जाता है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिक्स इकोनॉमिक रिसर्च एनुअल अवार्ड की स्थापना डैश किसके द्वारा यहाँ पर की गई थी, है ना। ब्रिक्स इकोनॉमिक रिसर्च एनुअल अवार्ड, ये अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं तो ब्रिक्स के, ये किसने इसकी शुरुआत की थी? एग्जिम बैंक ने, आईडीबीआई बैंक ने, नाबार्ड बैंक ने, या फिर सेबी बैंक ने। तो इसकी जो स्थापना हुई थी गाइज वो एग्जिम बैंक के द्वारा यहाँ पर हुई थी। एग्जिम बैंक की फुल फॉर्म क्या होती है सर? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, है ना। इसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आयात निर्यात बैंक। तो भारत के विदेशी व्यापार और निवेश के वित्त पोषण, सुविधा और प्रचार में लगी शीर्ष वित्तीय संस्था, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ठीक है। एग्जिम बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1982 के अंदर होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है सर? हमारा मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाता है, मुंबई में, ठीक है, ध्यान रखना। तो एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में होती है। नाबार्ड की स्थापना भी 1982 में होती है, ध्यान रखना, नाबार्ड की स्थापना भी 1982 को ही होती है, ठीक है। और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की बात करेंगे सर, तो इसकी स्थापना भी 1982 में ही होती है, नाबार्ड की स्थापना। इसका मुख्यालय भी मुंबई में हो जाता है, तो बिल्कुल सेम है, ठीक है सर, ओके। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो सेबी है सर, सेबी की जो ये बाजार को बढ़ावा देने के लिए, जो प्रतिभूति बाजार उसको बढ़ावा देने के लिए, विनियमित करने के लिए, है ना। तो इसकी स्थापना 1988 को होती है। सेबी की स्थापना याद रखनी है आपको, 1988 में होती है, ध्यान रखना, 1988 में, 6 साल बाद सेबी यहाँ पर बन जाते हैं 1988 में। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो आईडीबीआई है, आईडीबीआई की स्थापना 1964 को होती है। आईडीबीआई बैंक की स्थापना सर 1964 यानी कि 1964 को आईडीबीआई की बैंक की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है, ठीक है। तो सर बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यहाँ से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन सकता है, तो इनको आप तैयार अच्छे से करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन है सर, पाम जुमेराह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप किस देश की एक परियोजना है? तो पाम जुमेराह ये किसने बनाया है कृत्रिम द्वीप? यूएई, यूएसए, सिंगापुर या फिर भारत? तो किसने बनाया है? ये यूएई ने बनाया है, संयुक्त अरब अमीरात, ये ध्यान रखना, ठीक है। पाम जुमेराह संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में कृत्रिम द्वीपों का एक द्वीप समूह है जो भूमि सुधार का उपयोग करके बनाया गया है जो फारस की खाड़ी तक फैला हुआ है। इसका निर्माण 21वीं सदी की शुरुआत में किया गया था और इसका वित्त पोषण मुख्य रूप से दुबई की पेट्रोलियम से होने वाली पर्याप्त आय से किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, पाम जुमेराह जो आइलैंड है वो कहाँ पर है सर? दुबई के अंदर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन है कि मुख्य रूप से कांगो के मध्य अफ्रीका के मूल निवासी शिकारी संग्रहालय को एक समूह है, उसको क्या कहते हैं?
मध्य अफ्रीका में रहते हैं वो, मूल निवासी हैं और लेकिन शिकारी हैं वो। तो बेडोइन बोलते हैं, पिमजी, आइडू या फिर किर्गिज। तो क्या बोलते हैं सर उनको हम यहाँ पे? पिग्मीज जो है उनको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये शिकारी संग्रहकर्ताओं का एक समूह होता है जिसको पिग्मीज बोलते हैं, और यह मध्य अफ्रीका में कांगो के मूल निवासी यहाँ पर ये हो जाते हैं। वही कांगो है ये जो किससे बताओ कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को कि यहाँ पर विषुवत रेखा को या फिर मकर रेखा को। तो किस रेखा को ये 2 बार काटती है? कांगो रिवर, बताना है आपको ये। ठीक है, तो पिग्मीज के बारे में याद रखना, ये शिकारी को संग्रह करके रखती है, जो अपने शिकारी संग्रहताओं का एक समूह है पिग्मीज। अच्छा, बेडोइन, एक ऑप्शन में बेडोइन भी है। बेडोइन क्या है सर? ये मध्य पूर्वी रेगिस्तान में, विशेष रूप से उत्तरी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप, मिस्र, इजराइल, इराक, सीरिया, जॉर्डन के खानाबदोश है ना, अरब जनजातियाँ हैं, खानाबदोश जनजातियाँ हैं। खानाबदोश का मतलब होता है कि सिर्फ इनको खाने से मतलब होता है, बाकी इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, है ना। जैसे हम आदिमानव थे, आज भी बहुत सारी जनजातियाँ ऐसी रहती हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि दुनिया में चल क्या रहा है, उनको सिर्फ खाना खाने से मतलब है। खानाबदोश हैं, वो पेड़ों पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, खाना मिल जाए किसी तरीके से उनका बस दिन कट जाता है ऐसे ही। ठीक है, तो आज भी बहुत पिछड़े होकर के वो जी रहे हैं, तो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी संस्कृति होती है। तो बेडोइन किसको बोलते हैं सर? बेडोइन खानाबदोश हैं। पिग्मी शिकारी संग्रहकर्ताओं का एक समूह हो जाता है। अच्छा, आइनू क्या होता है? आइनू, ठीक है, ये जो आइनू है, आइनू क्या होता है? आइनू वे स्वदेशी लोग हैं जो मुख्य रूप से जापान के होक्काइडो द्वीप में निवास करते हैं। ठीक है, होक्काइडो ये जापान की एक जनजाति है। ठीक है, ये मुख्य रूप से जापान में ही निवास करते हैं, ध्यान रखिएगा। और किर्गिज क्या चलिए, हमारा जो किर्गिज है ये मुख्य रूप से मध्य एशिया में तुर्क भाषी लोग हैं, जिनमें अधिकांशतः किर्गिस्तान में रहते हैं। तो किर्गिज किर्गिस्तान के लोग हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे सर। अगला क्वेश्चन है कि निग्रोइड जाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के मूल निवासी है? जो नेग्रोइड जनजाति है वो किस महाद्वीप के मूल निवासी हो जाती है? बताएंगे सर। दक्षिण अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, फिर अफ्रीका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो निग्रोइड किसको बोलते हैं? अफ्रीका को बोलते हैं। जो अफ्रीका के लोग हैं उनको निग्रोइड बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विश्व की प्रमुख जनजाति है जैसे निग्रोइड, जिसे ऊनी बालों वाले लोग काली जाति भी कहा जाता है। देखो जो निग्रोइड है ना, ये इनको काले बालों की, जो ये बहुत ज़्यादा काले होते हैं तो इसको काली जाति भी कहा जाता है। ये ऊनी बालों, इनको ऊनी बालों वाले लोग भी कहा जाता है। इनके बाल ऊनी टाइप होते हैं तो इसलिए इनको ऊनी बालों वाले लोग भी कहा जाता है, जो निग्रोइड होते हैं। ठीक है, अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलियाइड की बात करेंगे सर, ये जो बी ऑप्शन में है ऑस्ट्रेलियाइड। ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी और पापुआन जाति ऑस्ट्रेलियाई, मालिनिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। मंगोलाइड की बात करेंगे सर, ठीक है, और मंगोलाई जो मंगोल में पाई जाती है। ठीक है, ये और जो हमारी कॉकेशाइड एक जनजाति होती है, कॉकेशाइड का मतलब होता है श्वेत जाति। ठीक है, यूरोप में पाई जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है सर, तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, ध्यान रखिएगा इनको। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो जाता है, महिला अंतरिक्ष यात्री नोरा अल मतरोशी किस देश से संबंधित है उनका? बताइए। महिला अंतरिक्ष यात्री नोरा अल मात्रोशी, इनका संबंध किस देश से है? संयुक्त अरब अमीरात से है, जॉर्डन से है, तुर्की से है, फिर लेबनान से है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। इनका संबंध संयुक्त अरब अमीरात से हो जाता है। ठीक है, तो अल मात्रोशी किससे हैं? संयुक्त अरब अमीरात से इनका संबंध हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए अगला, इजराइल की एक बड़ी आबादी है, यहूदियों की, टोडा की या फिर लूरीस के, बेजा की। तो आपको पता है इजराइल हमेशा जो यहूदी लोग हैं उनको कहता है कि दुनिया में यहूदी कहीं भी हों, अगर वो इजराइल आना चाहते हैं तो आ जाएं, हम उनको नागरिकता देंगे और बहुत अच्छे से उनको रखेंगे, वो सारी सुविधाएं देंगे जो हम अपने नागरिकों को देते हैं, यह इजराइल कहता है। ठीक है, चलिए यहूदी धर्म का पवित्र स्थान जो है वो जेरूसलम है, जो इजराइल की राजधानी है। ठीक है, जेरूसलम जो है वो इजराइल में ही है, एक पवित्र स्थान मानते हैं उसको। इजराइल मध्य पूर्व में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है, जिसकी सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से लगती है। किस किस से सर? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से जो है वो इसकी सीमा लगती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, ओके। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, चकमा शरणार्थी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत आए थे? चकमा शरणार्थी बांग्लादेश, म्यांमार, चीन या फिर नेपाल। तो चकमा शरणार्थी की यहाँ पे बात करेंगे हम, तो ये सर बांग्लादेश से आए थे। ठीक है, चकमा लोग भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी क्षेत्रों का आदिवासी समूह है। वे दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्ट
क्षेत्र में सबसे बड़ा जातीय समूह है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भारत के मिजोरम में चकमा स्वायत्त जिला है, जिसका दूसरा सबसे बड़ा जातीय समूह है, ये ध्यान रखना। भारत में अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और असम में भी बड़ी संख्या में ये रहते हैं। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से आए शरणार्थी हैं। तो रोहिंग्या की बात हो तो ध्यान रखना वो म्यांमार से आए हैं, और चकमा की बात हो तो सर ये बांग्लादेश से आए हैं, ठीक है। तो 2 टर्म है, दोनों टर्मों को आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जॉर्जेस क्यूवियर द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों या नस्लों में से नहीं है ना। तो कौन सा नहीं सर, काकेशियाई, निग्रोइड तो हमने भी देखा था सर, ये अफ्रीका में पाया जाता है ना। इसको काली जनजाति बोलते हैं, और इसके जो बाल होते हैं वो ऊनी बाल होते हैं। और लैम्पलैंड्रियो या फिर मंगोल कल्प, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनको लेपेंड रियोड बोलते हैं, ठीक है। लैपलैंड रियोड इनको यहाँ पर बोलते हैं, ध्यान रखना। तो जॉर्जेस क्यूवियर ने 3 अलग अलग मानव जातियों की पहचान की त्वचा के रंग के आधार पर, है ना। काकोशोइड सफ़ेद, निग्रोइड या सफ़ेद काला, मंगोलॉइड या पीला, ठीक है। तो सफ़ेद, काला और पीला के आधार पर इन्होंने यहाँ पर इसकी जानकारी की थी। तो ध्यान रखना तीनों के देखिए सर, एक तो कॉकशॉइड है, एक निग्रोइड है और मंगोलियाड है, ठीक है। चलिए अगला, थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है। थिम्पू भूटान, नेपाल, म्यांमार या फिर बांग्लादेश। तो आपको पता है, देखो राजधानी से क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कम से कम 50 राजधानी याद होनी चाहिए। 200 देश में से 50 राजधानी आपको याद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। तो थिम्पू सर भूटान की राजधानी हो जाती है। अब आप मुझे नेपाल की बताओ, और आप मुझे म्यांमार की बताओ, और आप मुझे बांग्लादेश की बताओ, ठीक है। तो भूटान की थिम्पू है सर, नेपाल की क्या है सर, काठमांडू है, म्यांमार की क्या है सर, नेपिता है ना। और जो बांग्लादेश की उसकी ढाका हो जाती है। यह दुनिया का एकमात्र कार्बन नकारात्मक देश है, यहाँ पर कार्बन नहीं पाया जाता बिल्कुल भी, एकमात्र देश है नेपाल, ठीक है। वज्र की भूमि, राष्ट्रीय पशु, ताकत, राष्ट्रीय पक्षी जो है, देखो इसको हम वज्र की भूमि भी बोलते हैं, जो नेपाल है इसको वज्र की भूमि बोलते हैं। इसका जो राष्ट्रीय पशु है वो ताकिन है, क्या है, ताकिन। नेपाल का राष्ट्रीय पशु ताकिन है, भूटान का है ना, वज्र की भूमि भूटान, इसका राष्ट्रीय पशु ताकिन। राष्ट्रीय पक्षी तिब्बती रेवेन, इसका राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तिब्बती रेवेन। और राष्ट्रीय फूल बात करेंगे सर, ब्लू पॉपी इसका राष्ट्रीय फूल हो जाता है। और राष्ट्रीय खेल जो है वो इसका तीरंदाजी है। राष्ट्रीय खेल क्या है सर, तीरंदाजी इसका राष्ट्रीय खेल है। आधिकारिक मुद्रा इसकी नगुल्ट्रम है, नगुल्ट्रम। नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश की राजधानी क्रमशः काठमांडू, नैपिडा और ढाका है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगला बताएंगे सर, सोगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्यौहार है। सोगात्सु ब्राज़ील का है सर, जापान का है, न्यूजीलैंड का है, फिर फ्रांस का है। तो सोगात्सु जापान का एक त्यौहार यहाँ पर हो जाता है, जिसको नववर्ष त्यौहार के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो सोगात्सु जिसे ओशोगातु या अमीसोका या फिर ओत्सुगोमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यह हर वर्ष के 3 वर्ष के दिन का एक पारंपरिक उत्सव है। यह त्यौहार सामान्यतः जनवरी से 3 जनवरी तक मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए, 1 जनवरी से 3 जनवरी 2 दिन तक ये मनाया जाता है, ठीक है सर। चलिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोगात्सु कहाँ का है सर, जापान का है। भारत के भी कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे गुड़ी पड़वा है ना, और उगादी है, चेटी चंद है, बैसाखी है, ये सब यहाँ पे हिंदू नव वर्ष के हैं। और विशु केरल का हो जाता है ना। अगला, ब्रेग्जिट शब्द किसने दिया था। तो ब्रेग्जिट शब्द देखिए, निगेल फराज ने दिया था, पीटर वाइल्डिंग ने दिया था, जेरोड बैटन ने दिया था, या फिर टॉमी रॉबिन्सन ने दिया था। तो बताएंगे सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर। तो किसने दिया था ये, हमारा जो ब्रेग्जिट शब्द था ये हमारा पीटर वाइल्डिंग ने दिया था, ठीक है। सही हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था। पूर्व सोवियत संघ जो यूएसएसआर था, जो 1991 में टूट गया था, उसका हिस्सा कौन सा नहीं था। फिनलैंड, रूस, जॉर्जिया, फिर मोल्दोवा। तो इसका कौन सा था, फिनलैंड यहाँ पर नहीं था, फिनलैंड को हम इसमें शामिल नहीं था ये। बाकी यहाँ पर रूस भी था, है ना, जॉर्जिया भी था और मोल्दोवा भी था। फिनलैंड के बारे में देख लीजिएगा सर, इसको हम 1000 झीलों का भूमि भी इसको बोलते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इससे कितने देश टूटे थे सर यूएसएसआर से। तो 15 राष्ट्रीय संघ जो है यहाँ पर टूटा था ये, ध्यान रखना, 15 हिस्सों में टूटा था ये। 1922 से 1991 तक अस्तित्व में था ये, मतलब 1922 में यूएसएसआर बना था और 1991 में ये टूट गया था, ठीक है सर। अच्छा, यूएसएसआर, पूर्व यूएसएसआर देश कौन कौन से थे सर, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, मोल्दोवा, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान, ठीक है। ये सब हमारे इसमें देश थे। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। कॉफ़ी का वियतनाम, ब्राज़ील, कोलंबिया, फिर भारत। देखिए, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होती है,
है ना। और कॉफ़ी बंदरगाह भी ब्राज़ील में ही है, जो आपने कभी उसका नाम सुना होगा। तो वियतनाम और कोलंबिया क्रमशः दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े कॉफ़ी उत्पादक है। यानी कि फर्स्ट नंबर की बात करेंगे हम तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, दूसरे नंबर पर सर वियतनाम में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, तीसरे नंबर पर कोलंबिया में होती है। तो ब्राज़ील, वियतनाम और कोलंबिया, ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, ठीक है। भारत एशिया में कॉफ़ी का एक प्रमुख उत्पादक है। एशिया की बात कर रहे हैं हम। कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो सर कर्नाटक के अंदर होती है। कॉफ़ी लुवाक यानी कि सिवेट कॉफ़ी, दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी बोलते हैं उसको, क्या नाम है उसका? सिवेट कॉफ़ी। सिवेट कॉफ़ी वो दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी है। कॉफ़ी बीन से 4 अलग अलग प्रकार की होती है, जिसको हम अरेबिका बोलते हैं, रोबोस्टा बोलते हैं, लाइबोरिका बोलते हैं, एक्सलेसा बोलते हैं, ठीक है। जिनमें सबसे सामान्य और लोकप्रिय अरेबिका और रोबोस्टा है। भारत विश्व भर में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश था या है। एबीसीनिया निम्नलिखित में से किस देश का पुराना नाम है? एबीसीनिया, जर्मनी, इटली, जापान या फिर इथियोपिया। तो इथियोपिया का पुराना नाम एबीसीनिया था, इसको हम एबीसीनिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है सर? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक स्थूल अवरुद्ध देश है, यानी कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ ये देश यहाँ पे हो जाता है। इसकी राजधानी अदिस अबाबा है। इथियोपिया की राजधानी क्या है सर? अदिस अबाबा इसकी राजधानी हो जाती है। और कॉफ़ी का जन्म स्थान एक संघीय, जो इसका जन्म स्थान था वो एक संघीय संसदीय गणतंत्र था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए अगला बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश और उसकी राजधानी का सही युग्म नहीं है? लीबिया, त्रिपोली, बहामास, नाउस, कजाकिस्तान, बिस्केक, बेल्जियम, ब्रुसेल्स। तो सही कौन सा नहीं है सर? यहाँ पर कजाकिस्तान सही नहीं है, कजाकिस्तान की बिस्केक नहीं होती है, ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। इसकी मुद्रा जो है वो कजाकिस्तानी तेंगे इसकी मुद्रा हो जाती है। और स्थान जो है मध्य एशिया हो जाता है, ये मध्य एशिया में देश है, ठीक है। राजधानी देख लेते हैं सर। जैसे चीन की बीजिंग, मेरे साथ साथ बोलो, चीन की राजधानी बीजिंग, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, कनाडा की राजधानी ओटावा, मिस्र की राजधानी काहिरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित है। गुरुद्वारा जो पंजा साहिब है कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत या फिर कनाडा। तो ध्यान रखिएगा, गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित है हमारा ऑप्शन बी, पाकिस्तान के अंदर स्थित ये हो जाता है, पाकिस्तान में, ठीक है। तो हसन अब्दाल में, कहाँ पर है? हसन अब्दाल, पाकिस्तान में जो है गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित ये हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सर। किस देश में हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? ठीक है, चलिए तो किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? हर्मिट किंगडम, उत्तर कोरिया, जापान, थाईलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो उत्तर कोरिया को हम हर्मिट किंगडम के नाम से जानते हैं। यह दुनिया का सबसे पृथक देश है, अलग देश है मतलब। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। हर्मिट किंगडम यहाँ पर उत्तर कोरिया, प्योंगयांग इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा उत्तर कोरियाई वोन है, वोन जो है वो इसकी मुद्रा है। जापान को क्या कहते हैं सर? उगते सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। इसकी राजधानी टोक्यो है, इसकी मुद्रा येन है। थाईलैंड की राजधानी सर बैंकॉक है, इसकी मुद्रा बेहत है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है सर? बेहत। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सर कैनबरा है, इसकी मुद्रा डॉलर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में बताएंगे सर फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? म्यांमार, चीन, वियतनाम या फिर ग्रीस में? तो फॉरबिडन सिटी की बात करेंगे सर, वो चीन के अंदर स्थित है। ठीक है, यह बीजिंग चीन में स्थित है। यह मिंग और किंग राजवंशों के समय शाही महल के रूप में कार्य करता था। यह यूनेस्को विश्व धरोहर 1987 में शामिल इसको किया गया था, फॉरबिडन सिटी को, ध्यान रखिएगा। कुछ प्रसिद्ध शहर और उनके नाम, उपनाम। रोशनी का शहर पेरिस को कहा जाता है। रोशनी का शहर सर पेरिस को कहा जाता है, ओके, फ्रांस में है। शाश्वत शहर रोम इटली, शाश्वत शहर सर रोम इटली को कहा जाता है। द लायन सिटी सिंगापुर, द लायन सिटी सर सिंगापुर में है। मध्य पूर्व एशिया, मध्य पूर्व का पेरिस बेरूत लेबनान को, और शिलोंग पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि मित्र राष्ट्र समूह का सदस्य था? ठीक है, तो अमेरिका, इटली, जर्मनी या फिर जापान? तो सर अमेरिका था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र समूह था तो अमेरिका था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा।
द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। मित्र देशों की सेनाओं संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस ने ध्रुवीय शक्तियों जर्मनी, इटली और जापान को हराया था। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, 4 साल। जो मित्र शक्तियाँ थीं वो फ्रांस, रूस और ब्रिटेन था, और केंद्रीय शक्तियाँ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया था। ठीक है, के बीच लड़ा गया था। मित्र शक्तियों ने केंद्रीय शक्तियों को पराजित कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो गाइज ये थे हमारे जीके के क्वेश्चन जो 30 मैंने करा दिए हैं। अब यहाँ पे टॉप 10 जो साइंस के PYQ हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगले देखिए, निम्नलिखित कथन दिए गए विकल्पों में से किस नियम पर लागू होता है। तो पहला जो हमारा कथन क्या है सर, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा उस समय अंतराल में समान क्षेत्र में तय करती है। ठीक है, तो किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलने वाली रेखा समय के समान अंतराल में समान क्षेत्र तय करती है। ये किसने कहा था? परिक्रमण काल का समय है, ये क्षेत्रफल का समय है, गति का समय है, कक्षाओं का समय है। तो ऑप्शन बी क्षेत्रफलों का समय नियम ये कहा जाता है, लॉ ऑफ एरियाज ये कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ग्रहों की गति के अनुसार केपलर के 3 नियम हैं जो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति का वर्णन करते हैं। कक्षाओं का नियम, सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं जिसमें सूर्य केंद्र पर स्थित होता है। क्षेत्रफलों का नियम, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्र तय करती है। परिक्रमण काल का नियम, किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के समानुपाती होता है। ठीक है, आपको पता होगा T अनुक्रमानुपाती R होता है, नहीं होता है ना? ओके, तो T स्क्वायर बराबर R के बराबर 3 होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये न्यूमेरिकल है गाइस। एक स्थिर बल 10 किलोग्राम, देखो 10 किलोग्राम देख रखा है, इसका मतलब ये M का मान है, ध्यान रखिएगा। ये M का मान हो गया। और 2 सेकंड, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, मैं लिख के क्यों नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ना एक जो डिवाइस होता है वो ख़राब हो गया, वो डिवाइस मैं नया लेके आऊँगा आज, तब मैं कल से लिख के समझाऊँगा। ठीक है, 2 सेकंड टाइम हो गया हमारा। यह वस्तु के वेग को 5 मीटर पर सेकंड, ये वेग हो गया, ठीक है, से बढ़ाकर 10 मीटर पर सेकंड कर देता है। और लागू बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। यदि बल 5 सेकंड की अवधि के लिए लगाया जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, ये आपको मुझे बताना था। तो सही आंसर देखो, ऐसे हम इसको न्यूमेरिकल को कर लेंगे। कैसे? जब दिया गया है कि द्रव्यमान 10 किलो है, जो T1 समय है वो 2 सेकंड है, और जो हमारा प्रारंभिक वेग है वो u, उससे हम लिखते हैं प्रारंभिक वेग को 5 मीटर पर सेकंड है, और जो अंतिम वेग है वो 10 मीटर पर सेकंड है, और T2 जो है वो हमारा 5 सेकंड हो जाता है। ठीक है, चलो मान लीजिए बल और त्वरण क्रमशः F और A है, तो बल हमारा F लगता है, त्वरण हमारा A लगता है। तो इसमें रिलेशन क्या होता है सर? रिलेशन होता है A बराबर होता है V माइनस U अपॉन T। क्या होता है? A बराबर V माइनस U अपॉन T। तो हम इसको कर देंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। मतलब देखो, हमें इतना पता होना चाहिए कि जो हमारा त्वरण है, जो हमारी स्पीड है ना, स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो कितना उसमें चेंज आया है, तो आप उसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे पहले 5 मीटर थी और बाद में 10 हो गई, तो 10 माइनस 5 कितना हो गया? 5, और 5 को 2 से भाग कर दो तो 2.5 मीटर पर सेकंड का उसमें चेंज आया, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, 2.5 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन हो गया उसमें, यानी कि इतनी स्पीड से बढ़ रही है वो। तो लगाए गए बल का परिणाम क्या होगा सर? मान लीजिए त्वरण है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर 10, तो लगाए गए बल का परिमाण परिमाण क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो जितना द्रव्यमान है, मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई भी वस्तु आगे बढ़ रही है, कितना द्रव्यमान के साथ? 10 द्रव्यमान के साथ, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 न्यूटन का यहाँ पर फोर्स लग रहा है। कितना सर? 25 न्यूटन। क्यों? आपको पता है ना F बराबर M में होता है। अरे फॉर्मूला पता है ना ये वाला, A की वैल्यू हमें पता है, M की वैल्यू पता है, तो हम F निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, 25 न्यूटन आ गया। और 5 सेकंड के बाद अंतिम वेग कितना होगा सर? तो आपको एक गति की समीकरण पता होगी सर, क्या होती है? V बराबर U प्लस AT। क्या होती है? V बराबर U प्लस AT। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो आप। तो V का वैल्यू कितनी है? देखो, U की वैल्यू 5 है, A की वैल्यू 2.5 है, T की वैल्यू 5 है, तो 17 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो 5 सेकंड के बाद में 25 मीटर पर सेकंड यहाँ पर वो मूव कर जाएगी। ठीक है सर, तो बल कितना लग गया हमारा? 25 न्यूटन का। ठीक है, और आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें फिर? और 17 मीटर पर सेकंड हमारे यहाँ पर अंतिम वेग हो जाता है। ठीक है सर, चलिए तो ध्यान रखेंगे ना इस बात को आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है? सिर्फ श्रव्य सीमा, यानी कि सुनने की जो सीमा होती है वो कितनी होती है, तो आपको ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, वो हमारी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य ध्वनि को सुन सकता है। ठीक, देखो
अवश्रव्य। देखो हमारी जो इंफ्रासोनिक होती हैं, कई टाइप की होती हैं, ये 2-3 टाइप की होती है। पहली होती है इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। इंफ्रासोनिक साउंड्स क्या होती है, बहुत कम आवृत्ति की होती है। इंफ्रासोनिक का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है। ये बहुत कम आवृत्ति की ध्वनियाँ होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए भूकंप से उत्पन्न ध्वनि जो हमें सुनाई ही नहीं देती हैं, है ना। गड़गड़ाहट, जो गड़गड़ाहट होती रहती है ज्वालामुखी में, है ना। और मनुष्य का कान इस ध्वनि को सुन नहीं सकता, लेकिन हाथी और व्हेल इसे सुन सकते हैं। तो हाथी सुन सकता है इसको और व्हेल सुन सकती है, ठीक है। तो जो इंफ्रासोनिक होती हैं बहुत लो किसकी होती हैं, ये यहाँ पर हर्ट्ज़ की होती हैं। तो 20 हर्ट्ज़ तक की केबल होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो इंफ्रासोनिक। उसके बाद में हमारी आती है सर अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक तो आपको अल्ट्रा से समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, अल्ट्रासाउंड कहते हैं, अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो उदाहरण के लिए जैसे कुत्तों, बिल्लियाँ, पतंगों और चूहों की श्रव्य सीमा पराश्रव्य आवृत्ति जो है यहाँ तक होती है। ये बहुत उच्च आवृत्ति को सुन सकते हैं, जो मनुष्य नहीं सुन सकते, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक लो हो गई हमारी जो 20 हर्ट्ज़ से कम की होती हैं। एक वो हो गई जो 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है, जिनको मनुष्य सुन सकता है। एक होती है 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की, जिनको हम नहीं सुन सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि गति नहीं कर सकती। तो निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, जो हवा या पानी जैसे माध्यम से चलती हैं, और हवा में ही ध्वनि की गति 333 मीटर पर सेकंड होती है। किसी भी माध्यम में ध्वनि की गति आवृत्ति से स्वतंत्र होती है। ध्वनि की गति ठोस में अधिकतम होती है, मतलब अगर आप लोहे को देखोगे, जैसे लोहा में इधर से चोट मारोगे तो उधर एकदम सुनाई देगी, है ना, सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन गैस में सबसे कम होती है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल में, यानी कि डीबी में इसको मापते हैं। और सभी धातुओं में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, जैसे एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। एक सभागार में ध्वनि की निरंतरता ध्वनि के बार बार परावर्तन का परिमाण है, और इसे क्या कहा जाता है ना। सभागार बैठी है और जो ध्वनि निरंतरता, ध्वनि को बार बार परावर्तन के बार बार हमें वो घूम घूम के सुनाई दे रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, तीव्रता बोलेंगे, कंपन बोलेंगे, रिजुरेशन रेंजिंग बोलेंगे, या फिर रिवर्बेशन बोलेंगे, प्रतिध्वनि बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, उसको हम प्रतिध्वनि बोलते हैं, जो हमें वापस सुनाई देती है हमारी आवाज़ कई बार, है ना। इसका उपयोग समुद्र की गहराई तथा जल में स्थित वस्तुओं की स्थिति पता लगाने में किया जाता है। जो तीव्रता होती है, देखिए इंटेंसिटी जो होती है, अंतरिक्ष में किसी भी दिए गए स्थान पर दी गई भौतिक राशि के परिमाण या शक्ति को संदर्भित करता है। रुजिरेखन वह तकनीक है जो पर्यवेक्षक से लक्ष्य तक की दूरी या तिरछी सीमा को मापती है। कंपन एक संतुलन स्थिति के बारे में एक कण या एक लोचदार माध्यम की तीव्र रैखिक गति हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। एक माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो जो माइक्रोफोन होता है वो देखिए हमारी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो माइक्रोफोन एक प्रकार का ट्रांस प्रोड्यूसर या संवेदक है, जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। वो है हमारे पास, अरे बाहर रखा था, वही दे दो। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा। तो जैसे स्पीकर क्या करता है, स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना। जनरेटर क्या करता है सर, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जो सेल होता है, सेल के अंदर होता है देखिए केमिकल, तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बन जाती है। इलेक्ट्रिक आयरन क्या करती है सर, उसको विद्युत ऊर्जा मिलती है और वो हीट बना देती है, गर्म कर देती है चीज़ों को। सौर सेल क्या करता है सर, उसमें लाइट पड़ती है, विद्युत ऊर्जा बना देता है। बल्ब क्या करता है, उसमें विद्युत जाती है, प्रकाश में चेंज कर देता है, ठीक है। स्टोव क्या करता है, उसमें लाइट जाती है, स्टोव जो होता है, रासायनिक ऊर्जा को यहाँ पर वो चेंज कर देता है किसमें, ऊष्मा में, ठीक है। हीटर प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में चेंज कर देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति क्या हो जाती है। अगर आप ठोस से गैस माध्यम में जाओगे तो ध्वनि गति ऑब्वियस बात है घट जाएगी, है ना, क्योंकि ठोस में गति तेज होती है। अगला देखिए, हम दूसरों को ध्वनि तरंगों के कारण बगल के कमरों में से हमसे बात करते हुए सुनते हैं। अगर आप दीवार से कान लगा लो तो आपको दूसरे कमरे की आवाज़ आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि, परावर्तन, विवर्तन या फिर अपवर्तन। तो विवर्तन बोलते हैं उसको, विवर्तन, ठीक है। तो एक प्रतिध्वनि एक ध्वनि जो हमें किसी सतह जैसे सुरंग की दीवार के वापस भेजे जाने पर दोहराई जाती है।
ठीक है। परावर्तन आपको पता है, परिवर्तन जैसे परावर्तित हो जाती है, और विवर्तन में हमें वो क्या देती है, सुनाई देती है कणों के माध्यम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक का शोर कर सकते हैं, लेकिन वे अक्सर कम आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ को ज़मीन से गुजारा जाता है। इन ध्वनि को क्या कहा जाता है? देखो हाथी जो है वो 20 हर्ट्ज से कम की सुन सकते हैं, जैसे व्हेल होती है, हाथी होता है, 20 हर्ट्ज से कम तक सुन सकते हैं ना, उनको इंफ्रासाउंड कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो आप सभी को पता है 333 मीटर पर सेकंड जो है वायु में गति होती है ध्वनि की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए गाइस, ये हमारे आज का प्रैक्टिस सेट था, और आपको ये भी पता होगा ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, द्रव में उससे कम, और गैस में सबसे कम होती है ना। चलिए, तो ये प्रैक्टिस सेट था। प्रैक्टिस सेट में हमने पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आपको पता है डेली आपको वीडियो मिल जाती है 10 बजे के आसपास में। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।